हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अग्रवाल पब्लिकेशन का ये यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का श्योर सीरीज आपके साथ पूरा शेयर कर रहे हैं और ये जो पेपर है हमारा वो रहेगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इस पेपर को हम जो है हर चैप्टर वाइज जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हर तरह के प्रश्नों को, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चैप्टर 3 की तरफ जो है बढ़ चुके हैं और चैप्टर 3 पे हमने कुछ लघु उत्तरी प्रश्नों को जो है आपके साथ शेयर कर दिया है। हमने 6 लघु उत्तरी प्रश्नों को शेयर किया है, तो हम अब सीधे 7वें लघु उत्तरी प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा जो चैप्टर 3 है उसके चैप्टर का नाम है शिक्षण के सिद्धांत और इसी चैप्टर के हम लघु उत्तरी प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर श्योर सीरीज नोट्स जो है आपको इस तरह से इस नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप जो भी वीडियो मैंने अपलोड करे हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो है शिक्षण के विभिन्न मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो बताना है कि कौन कौन से शिक्षण के सिद्धांत हैं। अभी तक आपने कुछ सिद्धांतों के बारे में सीखा भी है, जाना भी है क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब लेकिन यहाँ पे ओवरऑल बताना है कि जो सिद्धांत हैं, मूलभूत जो सिद्धांत हैं कई प्रकार के, वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, शिक्षण के सिद्धांत से अभिप्राय है कि विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझ में प्रदर्शित हो जाए। व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए समान रूप से 2 प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों को बल दिया जाता है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, ये दोनों प्रकार हैं। अब हम दोनों प्रकार के बारे में समझेंगे, लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जो शिक्षण के सिद्धांत है उसका क्या मतलब है, कि ये शिक्षण के सिद्धांत आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, हर कोई भी विषय रहेगा, ठीक है, आप जो चाहे कोई भी विषय क्षेत्र कह लीजिए या फिर कोई शिक्षण की प्रक्रिया कह लीजिए, वो कहा गया है कि किसी भी विषय में ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए, सुसंगठित होनी चाहिए और निश्चित क्रम में जो है होना चाहिए, जिससे कि विचारों को स्पष्ट रूप से समझाया जा सके। जैसे यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे अध्यापकों के शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना, तो पढ़ाना बच्चे तो पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाना किससे रिलेटेड होता है, अध्यापक से रिलेटेड होता है। तो कहा गया है कि अध्यापक को इस तरह से पढ़ाना चाहिए सारी चीज़ों को, और सभी चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाना चाहिए और ऐसे पढ़ाना चाहिए कि सभी बच्चों को वो स्पष्ट रूप से जो है समझ में आए। सभी बच्चे जो भी चीज़ें शिक्षक द्वारा बताई जा रही हैं उसको वो अच्छे से समझ जाए, और ओवरऑल जो शिक्षक का व्यवहार है उसको हम इस शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हम समझ सकते हैं, क्योंकि शिक्षण का सिद्धांत पूरी तरह से शिक्षक जो है उसी से जुड़ा हुआ है। तो शिक्षा के सिद्धांत में हम शिक्षक के जो व्यवहार है उसको किस तरह से नियंत्रित करना है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। यानी किस तरह से अध्यापक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर कर पाए, वो सभी शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं। तो 2 प्रकार के यहाँ पे शिक्षण सिद्धांत जो है बताए गए हैं, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में है कि शिक्षण के क्षेत्र में हुए शोध कार्यों, प्रयोगों तथा सामान्य परंपराओं के फलस्वरूप शिक्षण के सामान्य सिद्धांत विकसित हुए हैं। शिक्षण के ये सामान्य सिद्धांत निम्न प्रकार है। यानी ये जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं वो शिक्षण के क्षेत्र में जो भी खोज हुआ है, इन जो शोध कार्य जिसे हम कहते हैं, जो प्रयोग हुए हैं, जो सामान्य परंपराओं के फलस्वरूप चीज़ें चलती आ रही हैं शिक्षण प्रक्रिया में, वो सारे जो सिद्धांत हैं वो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और ये जो सामान्य सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखने, जिसे हम करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में ये जो है चीज़ें आई थी।
तो यहाँ पे मैं सबके बारे में, क्योंकि बस केवल हमको बताना है कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, सबको डिटेल में नहीं जानना है, आपको बस बताना है कि कौन कौन से सिद्धांत आएंगे। तो उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन की वास्तविकता से संबंधित करने का सिद्धांत। देखिए इसके नाम में इसके अर्थ जो हैं वो छिपे हुए हैं, तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये नाम, सिद्धांत के जो नाम है वो आपको याद करने पड़ेंगे। सहसंबंध का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, सहसंबंध मतलब सभी चीज़ों को साथ में लेके चलने का सिद्धांत, और जीवन की वास्तविकता से क्या है कि सभी जो शिक्षण जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, अध्यापक जो भी चीज़ें पढ़ा रहा है वो जीवन की वास्तविकता से संबंधित करके जो है पढ़ाया जाए, तो वो ज़्यादा बच्चे उस चीज़ से कोरिलेट कर पाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है। अब बाल केंद्रिता का सिद्धांत में बच्चे यानी ऐसा शिक्षण जिसमें कि मुख्य रूप से भूमिका जिसकी रहती है वो क्या होता है, बाल केंद्रित, यानी बच्चों के ऊपर ही डिपेंड रहता है, मतलब बच्चों से ही जुड़ा रहता है। मुख्य भूमिका किसकी होती है, बच्चों की होती है। चयन का सिद्धांत कि किस चीज़ का चयन हम पहले करना है, किस चीज़ का बाद में करना है, इससे रिलेटेड हो गया। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, इसलिए हमें सभी बच्चों को लेके जो है चलना पड़ेगा। हमें कमज़ोर, मध्यम, उच्च सभी बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, यानी जो भी मानसिक क्षमता का, बुद्धि लब्धि का बच्चा है, हमें हर बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ेगा। जनतांत्रिक प्रणाली का मतलब सभी लोगों को साथ में लेके चलने का सिद्धांत। चलिए आगे भी और सिद्धांत है, उसको भी फटाफट देखते हैं। अगला है प्रभावशाली व्यू रचनाओं का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, अनुकूल वातावरण व उचित नियंत्रण का सिद्धांत। तो यानी बहुत प्रभावशाली स्ट्रेटजी बनाना कि किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज करनी है, ये सारी चीज़ें आएंगी। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, यानी सब पहले हम जो है बच्चों की प्रॉब्लम को समझें कि क्या उन्हें दिक्कत है, फिर उनका निवारण करते हुए जो शिक्षण हम प्रदान करते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। पुनरावृत्ति का मतलब हम रिपीट करें सारी चीज़ों को, मतलब जहाँ पर भी हमें नीड हो, बच्चों को ना समझ में आए, वहाँ पर बार बार रिपीट करें जब तक बच्चों को ना समझ में आए। और अनुकूल वातावरण, उचित नियंत्रण का, यानी जो माहौल हो वो नियंत्रित भी हो और अनुकूल भी हो, इस तरह का हमें चीज़ों को ध्यान में रख के जो है शिक्षण करना। तो ये सारी चीज़ें इस आपके सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएंगी शिक्षण के। अब हम चलते हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की तरफ। तो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रभावित शिक्षण हेतु अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया है। शिक्षण के ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्न प्रकार है, यानी ये जो प्रकार हैं इसमें आपको देखो तो जो बच्चे के मनोविज्ञान है, बच्चों की जो सोच है उसके हिसाब से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। ये चाहे तो आप इसे कह लें कि ये प्रत्यक्ष रूप से भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी। और ये कौन कौन से हैं? प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, पुनरावृत्ति और व्यायाम का सिद्धांत। तो ठीक है, इसके नाम में इसकी चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको नाम याद करना है कि पुनरावृत्ति का मतलब वही रिपीट करने, और व्यायाम की बात की जा रही है, प्रेरणा और रुचि की बात की जा रही है कि बच्चों को मोटिवेट करेंगे और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे ताकि जो है वो शिक्षण मतलब उससे शिक्षण क्या हो, प्रभावी बने। परिवर्तन, विश्राम और मनोरंजन का सिद्धांत, ठीक है। प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, मतलब जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे सहानुभूति की भावना और सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए शिक्षण देना। प्रशिक्षण और इंद्रियां प्रदान करने का सिद्धांत, ठीक है, यानी उनको ट्रेनिंग करना और इंद्रियां प्रदान करने का मतलब कि जो एक समझ होती है जो आपको खुद ऑटोमेटिक, जैसे होता नहीं, हम लोग कहते हैं कि हम किसी की भावना को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, हमारा सिक्स्थ सेंस काम कर रहा है, मतलब हम इंद्रियों का प्रयोग करके सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अगला है समूह की गतिशीलता का उपयोग करने का सिद्धांत, स्व शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, रचनात्मक और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का सिद्धांत और उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। तो ये आपके शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो गए हैं। तो इनमें से आप जो है कुछ के नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको बहुत लंबा टाइम नहीं मिलता है, ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है लिखने के लिए, और शब्द सीमा भी कम होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है कुछ को याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षण सिद्धांतों से क्या अभिप्राय है, शिक्षण सिद्धांत का आधार बताइए। तो अभी तक आपने शिक्षण सिद्धांत ही देखा, जो भी ऊपर ये देखे वो सामान्य और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखे थे शिक्षण के। अब यहाँ पे बताना है कि शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या है। अभी पीछे आपने देखा उस चीज़ को थोड़ा बहुत, लेकिन अब इसको थोड़ा और डिटेल में बताना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि फोकस ही किया गया है शिक्षण सिद्धांत का क्या मतलब है। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 7 में आपने एक छोटा बहुत इसका एक आधार देखा था कि शिक्षण सिद्धांत का मतलब क्या है।
तो अब उत्तर में आप डालेंगे शिक्षण सिद्धांत का अर्थ। तो शिक्षण के सिद्धांत से अभिप्राय है कि विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझ में प्रदर्शित हो जाए। यानी शिक्षण के सिद्धांत का मतलब क्या है कि कोई भी विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में, ठीक है, सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से और निश्चित क्रम में, ठीक है, विचारों को इस प्रकार से हम पेश करें, आयोजित करें कि बच्चे जो है ये जो प्रक्रिया हम समझाना चाह रहे हैं, हम अपने विचारों को रख रहे हैं, बच्चों के समक्ष बता रहे हैं, वो आराम से जो है बच्चे उस चीज़ को समझ लें। तो यानी वह प्रक्रिया क्या हो, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। यानी अध्यापक किसी भी विषय क्षेत्र में या कोई भी जो भी उसकी पढ़ाने की प्रक्रिया है, किसी भी विषय को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके, वो ऐसी होनी चाहिए, नहीं वो सुव्यवस्थित होनी चाहिए, पहले तो सुसंगठित होनी चाहिए, मतलब सभी चीज़ों को समेट के चले, व्यवस्थित तरीके से चले और निश्चित क्रम में अपने बातों को वो रखे, पढ़ाए, इस अपनी जो भी उसके पढ़ाने के तरीके हैं वो उस सुव्यवस्थित तरीके, सुसंगठित तरीके और एक निश्चित क्रम को फॉलो करते हुए अगर अपनी बात को रखता है, अपने विचारों को रखता है, अपने टॉपिक को रखता है, तो उससे क्या होता है कि वह जो प्रक्रिया होती है वह स्पष्ट रूप से जो है समझ में आ जाती है। और यही होता है शिक्षण के सिद्धांत। यानी शिक्षण किस तरह से जो है शिक्षण किया जाए कि वो आराम से बच्चों को समझ में आ जाए, ये इस शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हम इसी चीज़ को देखते हैं। अब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है तथा शिक्षक शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। शिक्षण एक कला है और शिक्षक एक कलाकार। प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, वही शिक्षक या कलाकार के सिद्धांत बन जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षण के भी सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों की सहायता से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अभी जो ऊपर मैंने चीज़ें बताई वही चीज़ यहाँ पे है कि शिक्षक और शिक्षार्थी, क्लास में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो है अंतःक्रिया होती है, मतलब वो आपस में ही कुछ चीज़ें समझाते हैं, बच्चे समझते हैं, ठीक है, यही तो होता है शिक्षण में। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य क्या होता है, अंतःक्रिया होती है। अब शिक्षक जो है वो शिक्षण के माध्यम से क्या करता है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ही तो लाता है। बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको वो बताता है, समझाता है, ताकि बच्चे के व्यवहार में जो भी पॉजिटिव चेंजेज वो लाना चाहता है वो पॉजिटिव चेंजेज बच्चे के व्यवहार में लाए। ठीक है, शिक्षक का ये कर्तव्य भी होता है। अब जो शिक्षण है वो क्या है, कहा गया है कि शिक्षण एक शैली, एक कला है, क्योंकि शिक्षण करना भी अपने आप में एक तरीका होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसके पढ़ाने के तरीके बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या है, शिक्षण क्या है, यानी पढ़ाना क्या है, एक तरह का कला है, सब लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और शिक्षक जब वो कला है तो सिंपल सी बात है कि शिक्षक क्या होगा, एक कलाकार होगा। वही कलाकार अपनी कला दिखा रहा है कि तुम एक ऐसे कलाकार हो जो जिसकी पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है, तो वो शिक्षण क्या है, कला है, और शिक्षक क्या है, कलाकार। तो अब यहाँ पे कहा गया जैसे हर कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे नॉर्मल भी हम कला बनाते हैं तो उसमें भी कुछ जो है सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करके काम करना पड़ता है ताकि हमारा कला बहुत बेहतर हो पाए। शिक्षा में भी वही है। तो शिक्षक जो है वो भी कहीं ना कहीं, चाहे शिक्षक हो चाहे कलाकार हो, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं कि हमें इन स्टेपों को फॉलो करना है। उसी तरह शिक्षण प्रक्रिया भी है कि शिक्षण प्रक्रिया भी कुछ स्टेप को फॉलो करती है, तभी जाके हम कहते हैं कि ये जो शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या है, बेहतरीन है, अच्छा है। तो उसी तरह जैसे शिक्षक के, कलाकार के सिद्धांत होते हैं, उसी तरह शिक्षण के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। और यही जो सिद्धांत हैं इनकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, जो हमारे गोल होते हैं, शिक्षण के पढ़ाने के जो गोल होते हैं उसको हम लोग पूरा करते हैं। पढ़ाने के गोल में क्या कि हमें हर बच्चे को समझाना है, हमें व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख के बच्चों को समझाना है, हमें प्रत्येक बच्चे की रुचि को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो उद्देश्य थे, जो कि अभी अपने सामान्य और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य देखे, वो सभी क्या हैं, वही शिक्षण के उद्देश्य हैं। और हम शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसको हम पूरा कर पाते हैं इस शिक्षण के माध्यम से। अब शिक्षक के सिद्धांत की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिसको कि आपको याद ही करना पड़ेगा। परिभाषाएं देखिए चेंज नहीं होंगी, आप उसको चेंज मत कर दीजिएगा। टैवर्स के अनुसार है कि शिक्षण सिद्धांत बहुत तर्क वाक्यों का एक समूह होता है जिसे एक और शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी तरफ छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। ब्रूनर ने कहा है कि हमने शिक्षण के सिद्धांत को शिक्षण की सामान्य पद्धति की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया है। तो जो भी आपको ईजी लगे, कम से कम 2 परिभाषाएं तो ध्यान में रख ही लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला है कार्लिगर के अनुसार कि शिक्षक का एक सिद्धांत परस्पर संबंधित संरचनाओं, परिभाषाओं, पूर्वसर्गों का एक समूह है जो व्याख्या और भविष्यवाणी के उद्देश्य से चर के बीच संबंधों को निर्दिष्ट करके शिक्षण का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 परिभाषाएं दी थी, कोई भी 2 आप याद कर लीजिएगा, एटलीस्ट एक तो याद ही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है कि इस परिभाषाओं में मुख्य जोर चर शिक्षण पर दिया गया है। हमारे 3 शिक्षण चर हैं। अब 3 शिक्षण चर कौन कौन से हैं वो बताया गया है। तो पहला तो है एक स्वतंत्र चर जो है अध्यापक, आश्रित चर जो है जो कि किसी पर आश्रित रह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में, तो वो है विद्यार्थी, और चर का साक्षात्कार क्या है, पाठचर। यानी हमने अभी आपको बताया था कि शिक्षण जो है वो त्रिविमी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, विद्यार्थी और पाठचर्या जो है वो ट्रायंगल फॉर्म में मतलब चलती रहती है। तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं शिक्षण में, और ये आपको पहले वीडियो में पहले चैप्टर में आई थिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया कि चर के फॉर्म में उस चीज़ को बताया गया है कि अगर शिक्षण में 3 चर जो है वो होते हैं, तो जो स्वतंत्र चर होता है वो अध्यापक होता है, जो किसी पर आश्रित चर है वो विद्यार्थी होता है, और जो चर का साक्षात्कार है जिसकी वजह से चीज़ें चल रही हैं शिक्षण में, वो आपका क्या है, पाठचर्या है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षण सिद्धांत यह बताता है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण व्यवहार क्या है, शिक्षण में कौन कौन से चर तथा परिकल्पनाएं हैं, शिक्षक का व्यवहार कैसा और क्यों होता है, इसका प्रभाव छात्रों पर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आप शिक्षण सिद्धांत से हम ये चीज़ें बता सकते हैं कि शिक्षण सिद्धांत हमें क्या क्या चीज़ें बताता है। अब यहाँ पे शिक्षण सिद्धांत के आधार, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था शिक्षण सिद्धांत के आधार भी बताना था उसमें, तो अब हम शिक्षण सिद्धांत के निम्नलिखित आधार माने जा सकते हैं। क्या क्या आधार है शिक्षण सिद्धांत के? शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है कि शिक्षण की पाठ्य वस्तु में शिक्षण सिद्धांतों का होना आवश्यक है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो भी शिक्षण की पाठ्य वस्तु है उसमें शिक्षण सिद्धांत जो है उनका होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो क्या करते हैं, शिक्षण में एक स्वतंत्र अनुशासन का काम करते हैं, क्योंकि ये एक व्यवस्थित तरीके से हमें बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, बच्चों की जैसे हमें व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखना है, हमें बच्चों की रुचि, हमें उनके सिद्धांतों उनकी प्रेरणा, ये सारी जो है सिद्धांत को फॉलो करना है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या है कि आप देखेंगे तो एक अनुशासन आपको देखने को मिलेगा शिक्षण में कि सभी बच्चे बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, जहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रही है वो पूछ रहे हैं तो उनको समझाया जा रहा है। तो शिक्षण क्या है, एक स्वतंत्र अनुशासन है, और बच्चे जो है कहीं ना कहीं शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से उनको जो है सारी चीज़ें, शिक्षा प्रक्रिया जो है उनको आसान भी लगती है, उनको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड हो पाती हैं। तो शिक्षण में पाठ्य वस्तु में अगर कोई भी शिक्षण का पाठ्य वस्तु है, हम कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं तो उनमें हमें शिक्षण सिद्धांत जो हम है अगर उसको लेके चलते हैं तो शिक्षा प्रक्रिया जो है वो बहुत बेहतर होती है। तो शिक्षण की पाठ्य वस्तु में शिक्षण सिद्धांतों का होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो शिक्षण को कला एवं विज्ञान की संज्ञा दी जाने लगी है, अतः शिक्षण के अवयव एवं चरों का विश्लेषण किया जाने लगा है, जिससे शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। यानी शिक्षण देखिए कहीं ना कहीं विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि शिक्षण करना सबके बस की बात नहीं है। तो शिक्षण क्या है, कला भी है। और शिक्षण हमेशा जो है हम पढ़ाते हैं तो हम फैक्ट पे, हम केवल बेतुकी बातों पे हम नहीं टॉपिक को बच्चों को तक पहुंचाते हैं, बल्कि हम उसका एक फैक्ट के साथ, एक प्रूफ के साथ हम बच्चों के समक्ष सारी चीज़ों को रखते हैं, ताकि जो भी चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाए वो क्या हो, बिल्कुल सत्य हो और एक सॉलिड प्रूफ के आधार पर हो, ताकि बच्चे अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो जो है उसको सही तरीके से सीखें, सही चीज़ें सीखें। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण क्या है, कला भी है और विज्ञान दोनों है। अगला है शिक्षण सिद्धांत शिक्षक व्यवहार पर आधारित किए जा सकते हैं। यानी जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, अगर हम बात करें कि ये किस पर आधारित हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि शिक्षण के सिद्धांत है तो किस पर आधारित होंगे, वो शिक्षक के व्यवहार पर आधारित होंगे। ठीक है, इसी क्रम में आगे लिखते हैं इसी में कि जी.डी. रॉयन ने शिक्षण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया है कि शिक्षक व्यवहार में सुधार और परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षक व्यवहार का वस्तुनिष्ठ रूप से मापन भी किया जा सकता है। इससे शिक्षक व्यवहार की प्रकृति का बोध किया जा सकता है, जो शिक्षण सिद्धांत के एक पक्ष की व्याख्या करने में सहायक हो सकता है। यानी इनका कहना ये है कि जो शिक्षण सिद्धांत हैं वो शिक्षण के व्यवहार पर ही आधारित किए जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षक का जो व्यवहार है उसमें हम लोग जो है सुधार भी कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं जहाँ पर ज़रूरत हो। ठीक है, तो उसका हम लोग मापन भी कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार, वस्तुनिष्ठ रूप में कि
शिक्षक का जो व्यवहार है वो कैसा है, कहीं पर क्या ज़रूरी है कुछ चीज़ें चेंज लाना। जैसे होता नहीं, कुछ अध्यापक जो है केवल किताबी जो है आते हैं अध्यापक क्लास में और किताबी जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको केवल रट्टा मार के बच्चों के समक्ष रख देते हैं बिना समझाए। तो अगर हमें लगेगा कि नहीं ऐसे पढ़ाई ठीक नहीं है, बच्चों को समझाना ज़रूरी है, आप एग्जाम्पल दीजिएगा, आप कुछ और भी मेथड अपनाइए जिससे बच्चों को समझ में आए और प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। तो शिक्षक क्या करेगा वहाँ पे, हमें शिक्षक के व्यवहार में सुधार भी लाने की ज़रूरत है और परिवर्तन भी लाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल हम जो है कर सकते हैं, जहाँ पर हमें नीड हो बिल्कुल हम लोग उनमें जो है सुधार और परिवर्तन ला सकते हैं। अब शिक्षक व्यवहार की जो प्रकृति का जो है बोध भी किया जा सकता है कि कितना अध्यापक का जो व्यवहार है वो कैसा है, सभी बच्चों के अनुरूप है कि नहीं, सभी बच्चों के हित में है कि नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम करते हैं बिल्कुल शिक्षक के व्यवहार में, शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं ये सारी चीज़ें, और जहाँ पर भी ज़रूरत है हम उनमें चेंजेज भी ला सकते हैं। ठीक है। और शिक्षण सिद्धांत जो है उसी जो शिक्षक का व्यवहार है उसी पर जो है आधारित किया जा सकते हैं कि शिक्षक जो है किन शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग कर रहा है जिससे कि जो है शिक्षा प्रक्रिया जो है वो बेहतर हो रही है। तो बहुत सारे शिक्षण सिद्धांत हैं और ये सभी जो शिक्षण सिद्धांत है वो शिक्षक के व्यवहार पर ही आधारित किए जा सकते हैं। अब अगला हमारा है शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किए जा सकते हैं। अब अभी तक था शिक्षक के व्यवहार पे, यानी ये चीज़ें जुड़ी थी शिक्षक से, लेकिन अब क्या है अधिगम सिद्धांत की बात आ जा रही है कि जो भी शिक्षण सिद्धांत है वो अब किस पर आधारित किए जा सकते हैं, अधिगम के जो सिद्धांत हैं उस पर भी आधारित किए जा सकते हैं। क्योंकि आप ओवरऑल देखो तो हम शिक्षण क्यों करते हैं, अध्यापक शिक्षण क्यों करता है, ताकि बच्चे जो है सीख पाएँ अच्छे से। ठीक है, यानी अधिगम अच्छा हो पाए, इसीलिए है कि जो शिक्षण के सिद्धांत है वो अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किए जा सकते हैं। तो क्रोनबेक के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किए जा सकते हैं। शिक्षण क्रियाएं अधिगम क्रियाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जहां शिक्षण क्रियाएं संपादित होने पर ही अधिगम होगा। इस प्रकार शिक्षण और अधिगम में घनिष्ठ सहसंबंध है। जैसे मैंने कहा कि शिक्षण क्यों होता है, क्योंकि बच्चे सीख पाएँ। हम अध्यापक शिक्षण बच्चों को सिखाने के लिए करता है, यानी ओवरऑल रिजल्ट अध्यापक का किस पर डिपेंड है, बच्चों पर कि बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं। अगर अध्यापक दुनिया भर की एक्टिविटी, दुनिया भर की स्ट्रेटजी अपना ले क्लास में, लेकिन अगर बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा तो उस शिक्षण का कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। तो डिपेंड जो है कहीं ना कहीं बच्चों पर ही होता है अध्यापक कि बच्चों को हमें समझाना है सारी चीज़ों को। बच्चों को अगर समझ में आ जाएगा तो उसकी जो शिक्षण है प्रक्रिया है वो बिल्कुल सफल हो जाएगी। तो जो भी शिक्षण सिद्धांत होंगे, यानी जो भी सिद्धांत शिक्षण के सिद्धांत अध्यापक फॉलो करेगा, वो सभी जो है अधिगम के जो सिद्धांत हैं उसी पर भी आधारित होते हैं। कि अगर अधिगम सफल रहा है, अगर बच्चों को अध्यापक ने सब कुछ समझा दिया, सारे शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करके अध्यापक अगर बच्चों को समझा दिया, तो इससे क्या होगा कि वो शिक्षण के सिद्धांत हम कहेंगे कि वो शिक्षण प्रक्रिया क्या हुई, बिल्कुल सफल रही। और अधिगम, अगर जो भी अधिगम के सिद्धांत हैं अगर वो सारी चीज़ें सफल रही, मतलब जो अधिगम के सिद्धांत हमारे हैं अगर वो हमने कहा कि अधिगम सिद्धांत बिल्कुल पूरे हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ शिक्षण सिद्धांत जो है वो अच्छे थे। शिक्षण के सिद्धांत अध्यापक ने बहुत अच्छे से यूज किया, उससे क्या हुआ कि जो अधिगम है वो बहुत अच्छे से सफल हो पाया। तो इसीलिए जो अधिगम है और जो शिक्षण है वो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षण जहाँ पे जो भी शिक्षण की क्रियाएं हैं अगर वो हम कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, अगर हम बेहतर तरीके से शिक्षण कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तब तक नहीं हमको मिल पाएगा जब तक बच्चे अधिगम नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे अधिगम कर लिए, हमने पढ़ाया, अगर बच्चों को सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो हम ये कहेंगे कि वो सारे शिक्षण के सिद्धांत बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से यूज किया और वो सफल सिद्धांत हुए। ठीक है, वो शिक्षा प्रक्रिया बिल्कुल सफल रही। अगला है शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं। तो रॉबर्ट गेने का विचार है कि शिक्षण के लिए अधिगम परिस्थितियां आधार होती हैं। अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की युक्तियां तथा, तो आगे की लाइन अगले पेज पे है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि जो शिक्षण के लिए जो है सीखने की परिस्थितियां जो है क्या करती हैं, एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं कि सीखने की जो परिस्थिति है वो कैसी है। अगर सीखने की परिस्थिति पॉजिटिव रहती है तो वहाँ पर शिक्षण जो है बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षण के लिए अधिगम परिस्थितियाँ जो है वो एक नींव होती हैं, एक आधार होती हैं। अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए अध्यापक क्या करता है, बहुत सारे तरीके अपनाता है, बहुत सारी स्ट्रेटजी जो है यूज करता है कि अधिगम बहुत अच्छा हो पाए। तो आगे की लाइन हम अगले पेज पे चलेंगे, चलिए देखते हैं।
ठीक है, आगे की लाइन में है कि प्रविधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, अर्थात अधिगम की परिस्थितियों से शिक्षण की युक्तियों एवं प्रकृति का बोध होता है, जो शिक्षण सिद्धांत की व्याख्या के लिए आधार प्रदान करती है। यानी अधिगम की परिस्थितियाँ मतलब अगर क्लास का माहौल अच्छा है, बच्चे सीखने के लिए एक्टिव हैं, बच्चे क्लास में बिल्कुल जो है अनुशासन रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं सारी चीज़ों का, जो अध्यापक बता रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान रख रहे हैं, तो अगर अधिगम की परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो शिक्षण की युक्तियों जो है हम ये कह सकते हैं कि अब बच्चे अगर अच्छे से सीख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ वाकई में जो शिक्षण के मेथड यूज हुए वो अच्छे रहे होंगे। तो हमें अधिगम की जो परिस्थितियाँ हैं उससे हमें आइडिया लग गया कि शिक्षण की प्रयुक्तियाँ या प्रकृति कैसी रही होगी। जैसे अगर हम ये कहें कि एक क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्लास है, साइंस है या फिर इतिहास भूगोल, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए उसका क्लास है और क्लास का टीचर है, उसी सब्जेक्ट का टीचर है, वो क्लास को पढ़ाता है और कोई प्रिंसिपल आ गए क्लास में देखने, तो अगर प्रिंसिपल क्लास में बच्चों को जो है आए, उनका अनुशासन देखा, उनसे कुछ प्रश्न पूछे और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दिया, तो उससे जो है बच्चों की जो ये अधिगम थी, जो सीखने की जो कंडीशन थी, वो देख के यानी बच्चों का नॉलेज देख के, वहाँ की परिस्थिति देख के जो प्रिंसिपल है उसने ये आइडिया लगा लिया कि अगर बच्चे इतना अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, अनुशासन में रह के सारी चीज़ों को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बिल्कुल इनकी जो शिक्षण की युक्तियाँ रही होंगी वो कैसी रही होंगी, अच्छी रही होंगी। मतलब अध्यापक ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है तभी बच्चों को इतने अच्छे से समझ आया है। तो एक थर्ड पर्सन ने आके ये आपको बता दिया कि जब बच्चे अगर इतने अच्छे से कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय समझ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि वो अध्यापक, उस विषय का अध्यापक बहुत अच्छे तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाया सिखा रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अधिगम की परिस्थितियाँ हैं उससे जो है शिक्षण की जो युक्तियाँ या प्रकृति है उसका हमें जो है बोध हो जाता है, पता चल जाता है, और वो जो है शिक्षण सिद्धांत की व्याख्या के लिए जो है आधार प्रदान करता है। यहाँ पे लास्ट हमारा है शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के मौलिक आधार हैं। तो शिक्षण के प्रतिमान सिद्धांतों का आदि रूप है, जैसे शिक्षण के लक्ष्य, संरचना, सामाजिक व्यवस्था तथा मूल्यांकन की व्याख्या विशिष्ट एवं व्यवहारिक रूप में की जाती है। यानी बताया गया है जो मॉडल होते हैं, ठीक है, प्रतिमान मतलब होता है मॉडल, जो शिक्षण के प्रतिमान है, मॉडल हैं, तो शिक्षण के प्रतिमान सिद्धांतों आदि का रूप है। ठीक है, अब जिसमें शिक्षण के क्या क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें शिक्षण के लक्ष्य क्या होंगे, उसकी संरचना कैसी होगी, सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, मूल्यांकन किस तरीके से होगा और कौन से मेथड यूज होंगे मूल्यांकन के, उन सभी चीज़ों की विशिष्ट और व्यवहारिक रूप से जो है व्याख्या की जाती है शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत। तो शिक्षण प्रतिमान भी क्या है, शिक्षण सिद्धांत का एक मौलिक आधार है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया, बच्चा क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, बट कोई ना, आज इसको पूरा ही करके चलेंगे हम लोग। तो शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षण सिद्धांतों की क्या आवश्यकता है, अभी बताना है कि जो शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं में जो शिक्षण सिद्धांत अभी आपने देखे सारे शिक्षण सिद्धांत, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रक्रियाओं में। तो उत्तर में आप डालिएगा शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता। तो शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, क्या क्या जो आवश्यकता है वो हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो अधिगम के लिए समुचित परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है, यानी अधिगम बच्चे कर पाएँ, बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँ। तो अधिगम के लिए जो मतलब एक कह सकते हैं उचित परिस्थिति है, उचित कंडीशन है, वो उत्पन्न करने में जो है शिक्षण सिद्धांत जो है बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि एक उचित माहौल जो है अधिगम के लिए जो है उत्पन्न की जा सके, यानी बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल पाए जहाँ पे वो अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएँ। इसके लिए जो है शिक्षण सिद्धांत बहुत ज़रूरी होता है। अगला है शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में युक्त आश्रित एवं स्वतंत्र चरों की जानकारी, शिक्षक के ज्ञान, पूर्व कथन तथा नियंत्रण में वृद्धि होती है। यानी जो शिक्षण के सिद्धांत है उसके द्वारा क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो आश्रित या जो स्वतंत्र चर, जैसे हमने स्वतंत्र चर में हमने शिक्षक कहा और आश्रित चर में कौन आता है, विद्यार्थी आते हैं। तो उन सभी की जानकारी, शिक्षक के ज्ञान और पूर्व जो पहले जो कथन कहे गए हैं तथा नियंत्रण जो है उसमें जो है वृद्धि होती है। यानी अगर हम शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करें तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं। अगला है शिक्षण सिद्धांतों द्वारा शिक्षक के ज्ञान, पूर्व कथन तथा नियंत्रण में वृद्धि होती है। अब वही लाइन जो भी ऊपर वाला था कि जो शिक्षण सिद्धांत है
वो जो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके शिक्षक के ज्ञान, उनकी जो पहले के कथन है, पूर्व कथन है तथा नियंत्रण जो है, उनमें नियंत्रण जो है उन चीज़ों में हम जो है वृद्धि कर पाते हैं अगर हम शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। तो शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के नियोजन, व्यवस्था तथा मूल्यांकन आदि के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। यानी शिक्षण को किस तरह से नियोजित किया जाए, शिक्षण मतलब जो पढ़ाने का तरीका है उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, किस शिक्षण का मूल्यांकन कैसे हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या वैज्ञानिक आधार होंगे, ये हमें शिक्षण सिद्धांत द्वारा पता चलता है। यानी अगर हम शिक्षण सिद्धांत को फॉलो करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग अगर प्रयोग करते हैं शिक्षण के नियोजन में या व्यवस्था में, तो उससे क्या होता है, मूल्यांकन में तो हमें जो है एक वैज्ञानिक आधार मिलता है। मतलब हम बिल्कुल फैक्ट पे सारी चीज़ों को जो है काम करते हैं, मतलब फैक्ट पे हम सारी जो भी नियोजन है कि किन बच्चों के हिसाब से कैसा जो है शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, किन मेथड का उपयोग करना चाहिए, कहाँ पे कौन सी शिक्षा अधिगम सामग्री यूज करनी चाहिए और शिक्षण की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए, किस तरह से हमें जो है प्लानिंग नियोजन करना चाहिए और उनका मूल्यांकन जो है वो कैसे करना चाहिए। अगर जैसे हमने बच्चों को पढ़ाया तो किन बच्चों का मूल्यांकन किन तरीक़ों से होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है कौन, शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत वर्तमान ज्ञान को संगठित करते हैं, यानी जो अभी के यानी जो आपके वर्तमान जो भी नॉलेज है उसको वो जोड़ता है, उसको वो संगठित करता है। अगला है शिक्षण सिद्धांत शिक्षक को विभिन्न अवधारणाओं के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं कि शिक्षक की जो भी किसी भी विषय में जो भी अलग अलग जो अवधारणाओं का मतलब होता है सोच, ठीक है, विचारधाराएं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षक की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, विभिन्न जो सोच है उनकी, जो किसी भी टॉपिक को लेके एक राय है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि विभिन्न अवधारणाओं के विषय में जो है ज्ञान प्रदान करते हैं कौन, शिक्षण के सिद्धांत। कि हमें कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, उसमें हमें किन मान्यताओं, किन अवधारणाओं को लेके चलना है, किस बच्चे के हिसाब से क्या चीज़ें हमें जो है किस तरीके से उनको समझाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है शिक्षण सिद्धांत के वजह से जो है सफल हो पाती हैं। तो यहाँ पर वो पॉइंट रखा गया है। अगला है शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से शिक्षण को एक स्वतंत्र तथा अपरिहार्य विषय बनाया जा सकता है। यानी कहा गया है कि अगर हम शिक्षण सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो उन शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से जो शिक्षण है, यानी जो पढ़ाने की तरीके हैं, जो पढ़ाना है, सिखाना है, वो क्या होता है, उसे हम एक स्वतंत्र और एक अपरिहार्य मतलब बिना किसी पर आश्रित विषय जो है बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं कि पढ़ाने के कौन कौन से सिद्धांत को हम यूज करें, तो उससे क्या होता है कि अगर हम, जैसे हमने कहा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारी सिद्धांत हैं, जैसे रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत शिक्षण के, तो ये जो अगर हम इन सारी जो है सिद्धांतों का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि शिक्षण को हम लोग स्वतंत्र बना सकते हैं, स्वतंत्र विषय के रूप में ले सकते हैं, अपरिहार्य ले सकते हैं कि इसे किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण को वो स्वतंत्र है बिल्कुल, वो अपने हिसाब से जो है बच्चों के लिए जितना भी ज़रूरी है उस तरीके से जो है शिक्षण कर पाए। तो शिक्षण के सिद्धांत काफ़ी मदद करते हैं इसमें। शिक्षण सिद्धांतों से हमें शिक्षण के विभिन्न स्तरों की जानकारी मिलती है तथा इस बात का भी पता लग जाता है कि उसकी व्यवस्था किस प्रतिमानों पर आधारित है तथा शिक्षण के कौन कौन से विभिन्न स्वरूप हैं। नहीं, जो शिक्षण सिद्धांत हैं वो हमें शिक्षण के विभिन्न स्तरों की उनसे हमें शिक्षण के जो कौन कौन से स्तर हैं उसकी जानकारी भी मिलती है और हम ये भी जो है जान पाते हैं शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग करके कि उनकी व्यवस्था जो है किस मॉडल पर जो है बेस्ड होगी, यानी किस प्रतिमान पर आधारित होगी, यानी कि हम जो शिक्षण की व्यवस्था है हम किस आधार पे कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि हर बच्चा अलग है, तो हमने व्यक्तिगत जो है विभिन्नता का सिद्धांत अगर हमने चूज करा तो हमें उसकी वजह से ये पता चल पाता है कि हमें शिक्षा की व्यवस्था किस आधार पे करनी है। हमें हर बच्चे के हिसाब से शिक्षण करना है, हर बच्चे की बुद्धि लब्धि के हिसाब से करना है। तो ये जो व्यवस्था है वो किस मॉडल पर होगी, किस प्रतिमान पर आधारित होगी, वो हमें पता चल पाता है और शिक्षण के कौन कौन से विभिन्न स्वरूप है ये भी हम जान पाते हैं। अगला है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के विभिन्न चरों तथा अचरों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। यानी शिक्षण के चाहे विभिन्न चर हों या फिर अचर हों, ठीक है, उनका जो है किस मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है
उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाने का जो कार्य है वो भी शिक्षण सिद्धांत के द्वारा आराम से हो पाता है। तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। अगला है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण तथा सीखने के मध्य सहसंबंध की व्याख्या करते हैं। यानी जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उसका अगर हम लोग यूज करते हैं तो शिक्षण और सीखना यानी पढ़ाना और सीखना, ठीक है, उनके मध्य जो है सहसंबंध किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना वो सफल हुआ, ये सारी चीज़ों की जो है हम व्याख्या कर पाते हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण नीतियों के विषय में स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं कि शिक्षण की कौन सी नीति होगी किसी विषय को लेके। तो शिक्षण के सिद्धांत उससे संबंधित जो है स्पष्ट रूप से निर्देश जो है हमको बताते हैं कि हमें इन नीतियों का जो है उपयोग करना है शिक्षण में, ताकि क्योंकि हमारा ओवरऑल रिजल्ट बच्चों के ऊपर ही डिपेंड है कि बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं। इसीलिए जो भी निर्देश नीतियाँ होंगी उसके विषय उससे संबंधित जो है स्पष्ट निर्देश जो है हमें शिक्षण सिद्धांत जो है प्रदान करते हैं। अगला है शिक्षण सिद्धांत विभिन्न अनुदेशन प्रारूपों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। मतलब अनुदेशन का मतलब इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको ये बताना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें दिया रहता है कि आपको इस सामान को कैसे यूज करना है, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको दिए रहते हैं। उसी तरह शिक्षा प्रणाली में भी है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी है कि जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो विभिन्न अनुदेशन प्रारूपों के बारे में हमें बताते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं कि हमें किस तरीके से उन चीज़ों को फॉलो करना है। लास्ट है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के क्षेत्र में शोध एवं प्रयोगों के नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। यानी जो सिद्धांत है वो शिक्षण के क्षेत्र में नए नए खोज, नए नए शोध, नए नए प्रयोग के लिए हमें बहुत सारे आयाम यानी रास्ते प्रस्तुत करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का जो है उपयोग करना है शिक्षण को और बेहतर करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो आपने देख ली। तो यहाँ पर आपका लघुत्तरी प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आई नो थोड़ी लेंदी हो गई है, बट उसके लिए सॉरी। बट कोशिश कर रही हूँ मैं कि थोड़ा जल्दी करूँ, बट नहीं हो पा रहा है। जितना करने की ट्राई कर रही हूँ उतना मैं कर रही हूँ। बट फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप बताइएगा, आपको उस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से बताया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।